हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से फिर से मिलके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, और अगर समय बचा तो आगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी बात किया जाएगा। होप सो आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप बीएसटी सिलेबस को शुरू किया था, जिसमें मैं पूरे क्लास 12 के सिलेबस को आपके कंप्लीट करवाऊंगा। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए फर्दर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। छोड़ो ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बाद में समझेंगे, पहले तो हमको ये समझाओ ऑब्जेक्टिव क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बेसिकली रेफर्स टू एंड गोल। ऑब्जेक्टिव बेसिकली रेफर्स टू एंड गोल। ऑब्जेक्टिव बेसिकली रेफर्स टू एंड गोल। जो मेरा एंड गोल है वही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। एज सिंपल एज इट कुड बी। सर नहीं समझ में आया, समझाइए ना, एग्जाम्पल से सुनो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हैं। सर हमारा ऑब्जेक्टिव है 90-95% में भी 100% लाने का। तो दैट इज़ व्हाट नोन एज ना एंड गोल। आपका एंड गोल क्या है, ये जो आप मेहनत कर रहे हो इतनी क्यों कर रहे हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दैट इज़ एंड गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज़ 90-95 और 100% वाट्स एवर इट इज़। देखो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टू वर्ड्स। टू वर्ड्स नहीं होगा, टू वर्ड्स होगा, ये एक साथ होगा, ठीक है, स्पेस नहीं बीच में। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड एंड द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज असेस्ड। सर पहला लाइन तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव एंड्स एक ऐसा एंड है टुवर्ड्स विच, जिसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी एक्टिविटीज़ है उसको डायरेक्ट किया जाता है। मतलब जितना भी एक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, अंत है। इतना तो समझ में आ गया बिल्कुल। ये दूसरा वाला नहीं समझ में आया सर, द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज असेस्ड। कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज असेस्ड। असिस्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड। परफॉर्मेंस को अगर हम लोग मैनेजमेंट किए हैं तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ होगा। जो परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ उसके लिए एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता है कौन, ऑब्जेक्टिव। सर नहीं समझ में आया, थोड़ा समझाएंगे। लेट से आपका टारगेट था 90% एग्जाम में लेके आना, ठीक है। तो ये आपका जो टारगेट है ये क्या कहलाएगा, एक स्टैंडर्ड कहलाएगा। स्टैंडर्ड है भाई, एक मेरा एकदम गोल है, राइट। एक हम टारगेट फिक्स कर चुके हैं, आई हैव रेज द बार, ठीक है। अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज असेस्ड, आपने परफॉर्मेंस किया, आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया 88%। लेट से मान के चलो ये एक्चुअल रिजल्ट है और ये प्लान्ड रिजल्ट था। ये एक स्टैंडर्ड के रूप में काम करता है, ये रियलिटी आपको बताता है। तो वही तो बोला कि ऑर्गेनाइज ये ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या कर रहा है एक तरीके से। सर ऑब्जेक्टिव जो है एक तरीके से स्टैंडर्ड की तरह काम कर रहा है। किसके लिए, जो हम परफॉर्मेंस असेस किए हैं उसके लिए। बिल्कुल सही बात है आपका। चलो अब कितने तरीके का ये माफ़ करना, जो ऑब्जेक्टिव है उसको कितने तरीके में डिवाइड किया गया सर, 3 तरीके में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। The three important organizational objective are: organizational objective are further divided into 3 parts: survival, profit, growth. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम किसके ऑब्जेक्टिव का ख्याल रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का। क्या होता है सर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, अभी समझो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मार्केट में आके सर्वाइव करना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, मार्केट में जब आप नया कंपनी लाए तो आपको सबसे पहले उस कंपनी को सर्वाइव करवाना होगा, उस कंपनी को कंपटीशन में घुसाना होगा, लड़ना होगा उस बहुत से कंपटीटर्स के साथ। सर एक एग्जांपल देंगे, एक एग्जांपल। हाँ बाबू, आप सभी का फेवरेट, जिससे आप दिन रात बात करते हैं एक दूसरे के साथ, दोस्त यार के साथ, जियो। जब जियो मार्केट में पहली बार आया था उसका मोटिव क्या था, कस्टमर बेस बनाना, प्रॉफिट कमाना उसका मोटिव नहीं था शुरू में। मोटा भाई के पास बहुत पैसा है, तुम गिन नहीं सकोगे इतना पैसा उनके पास। तो उनका मोटिव ये नहीं था कि हम पहले प्रॉफिट कमाएंगे, उनका मोटिव था कि यार हमको मार्केट कैप्चर करना है। ये जो एयरटेल, वोडाफोन, डोकोमो, यूनिनॉर, टेलीनॉर, इतना सारा जो कंपनी है, इन लोग जो कैप्चर किया हुआ है, इन लोग से हम अपने आप को, कस्टमर को हम अपनी तरफ कैसे लाएं। हम नए कंपनी है, कस्टमर क्यों मेरे पे विश्वास करेगा। तो जब जियो लॉन्च हुआ था तो जियो ने कहा कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हम ठहरे इंडियंस, जियो ने हमारी फीलिंग्स के साथ खेला, हमारे इमोशंस के साथ खेला। उनने कहा
कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एक पैसा नहीं लगेगा, जिससे जितना जितना बाबू सोना से बात करना है करो, नेट अनलिमिटेड है ना, टॉक टाइम अनलिमिटेड है, और टॉक टाइम पे तो पैसे नहीं लगेगा। जब हम ये चीज़ पहली बार सुने थे हम हंसते थे, बस ऐसा कुछ होगा क्या? आप लोग भी शायद हंसते होगे अगर आप लोग को उस समय होश होश होगा कुछ तो लेकिन आफ्टर सम टाइम जब जियो ने लिटरली रियलिटी में ये काम किया, तो उन्होंने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विस देना शुरू किया। 1 साल तक उन्होंने, या 1 साल या 8 महीने तक उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दिया। तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वाइव करना मार्केट में। अब जब उनका एक कस्टमर बेस बन गया, उनका मोटिव था कि यार जो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन लोग इतना सारा जो कस्टमर घिंचा हुआ है, हम इन लोग से कैसे छीने। उन्होंने वो कस्टमर छीन लिया, उन्होंने मार्केट में 8-9 महीने सर्वाइव कर लिए। अब बारी आती है उनकी प्रॉफिट कमाने की। अब वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे भाई? तो उन्होंने 399 का प्लान लॉन्च किया, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने 555 का प्लान लॉन्च किया। अब करेंटली अभी चल रहा है 666 या फिर 669, अभी ये वाला प्लान चल रहा है। तो देख रहे हो आप, एक बार जब आपका सर्वाइवल कंप्लीट हो जाता है, आप सर्वाइव करने लग जाते हो, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हो? प्रॉफिट कमा सकते हो। अब इससे ग्रोथ भी होगा। ग्रोथ कैसे होगा सर? देखो ग्रोथ कैसे होगा अभी समझाते हैं हम। जब जियो चलने लगा अच्छे से, तो जियो टीवी ले आए, ये जियो न्यूज़ ले आए, है ना, और जियो फाइबर ले आए, वाईफाई। इन्होंने देखा कि यार चलो मोबाइल नेटवर्क तो हम पकड़ लिए, कस्टमर बेस बना लिए, अब हमको वाईफाई का कस्टमर बेस बनाना है। इन्होंने अलग ही लेवल का गेम खेला। इन्होंने क्या किया, वाईफाई भी अनलिमिटेड कर दिया। तो जितने कस्टमर थे वो इनके पास आ गए और ये कस्टमर बनाना शुरू कर दिए। अभी तक इन्होंने वाईफाई का प्लान नहीं बढ़ाया है, 399 के प्लान के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अभी भी वही प्लान है, लेकिन इनका कोई भरोसा भरोसा नहीं है, ये कब प्लान बढ़ा देंगे, क्या होगा, कुछ आता पता नहीं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे थे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड एंड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच परफॉर्मेंस इज असेस्ड। इसका 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल हम लोग पढ़ लिए, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है, फिर वो सर्वाइव करना, जब सर्वाइव कर लेता है तो वो प्रॉफिट कमाता है, फिर वो ग्रोथ करता है। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बेसिकली रेफर्स टू सब सोसाइटी के लिए। पहला क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस। यार यहाँ पे ये बात बोला जाता है कि आप एज अ बिजनेसमैन सोसाइटी का इतना इस्तेमाल कर रहे हो, रॉ मटेरियल सोसाइटी दे रहा है, जो ऑफिस में जो आपके यहाँ काम करने आते लोग वो भी तो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी सोसाइटी के लोग हैं, जो फैक्ट्री में आपके यहाँ वर्कर काम करने आते हैं वो भी सोसाइटी के लोग हैं, है ना, जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो वो भी सोसाइटी का ही है। जब सोसाइटी आपके लिए इतना कर रहा है तो आपको भी तो इन रिटर्न कुछ करना होगा ना। बिल्कुल करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे रिजनेबल प्राइस पे। प्राइस कम रखेंगे लेकिन प्रोडक्ट कैसा रहेगा, क्वालिटी वाला रहेगा। सेकंड पॉइंट, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और मेरा बिजनेस नेशनल लेवल पे चल रहा है, जैसे रिलायंस, आईटीसी, टाटा, ये नेशनल लेवल का बिजनेस है, तो क्या हम इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कंट्री के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं सर। आप इकोनॉमी में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आज रिलायंस, टाटा, बिरला को हटा दे, इकोनॉमी हिल जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रिलायंस ने ना जाने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी। मानते हैं जियो के आने के कारण रिलायंस का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव था कि ग्रो करना और पैसा कमाना, लेकिन साथ ही साथ उनका सोशल ऑब्जेक्टिव भी था कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। नेक्स्ट, फिनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। जब भी कुछ होगा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ चढ़ के लोग क्या देंगे, डोनेशंस देंगे। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। चलो अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? हो तो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं मेरे बाबू, यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लोगों का, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्पिटिटिव सैलरी। हाँ, अगर हमको मालूम है कि मेरे यहाँ ऐसा एम्प्लॉय है जो कि अगर मेरे यहाँ रह गया तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 आसमान छुएगा, इतना ऊपर जाएगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन। 7 आसमान, 7 समुंदर होता है, छोड़ो ना, समझ गए ना, मतलब बहुत टॉप लेवल पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन जाएगा। ठीक है सर, तो हम उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे, मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी देंगे कि कोई और उसको अपने यहाँ बुला ही ना सके, या बुलाए तो अफोर्ड ही ना कर सके उतना सैलरी में। अरे एक एम्प्लॉय का क्या काम होता है, जहाँ ज़्यादा सैलरी मिलेगा वहाँ काम करेगा, बात ख़त्म, उसको काम करना है ना। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट। हम लोग एम्प्लॉयज़ का टाइम टू टाइम क्या करेंगे, पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट। कैसे? उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे भेजेंगे, उसको टाइम टू टाइम स्किल डेवलपमेंट वाला जो होता है ना, वेबिनार, सेमिनार, उन सभी जगहों पे भेजेंगे कि उसको समझ में आए। तीसरा, सोशल रिकॉग्निशन। हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करेगा, हम उसका सोशल रिकॉग्निशन बढ़ाएंगे। मतलब
ऑफिस में उसका नाम बार बार लिया जाएगा, ऑफिस में उसका पहचान बनेगा, और वो भी खुश हो जाएगा कि यार 10 लोग हमको जानते हैं ऑफिस में, मेरा नाम फेमस है, गुजरता है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर होता है, तो वो मेहनत से काम करेगा। नेक्स्ट, गुड एंड हेल्दी वर्क कंडीशन। गुड एंड हेल्दी वर्क कंडीशन का मतलब क्या, साफ़ सफाई का बात किया जा रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, अप टू सम एक्सटेंट गुड का मतलब वही होता है, और हेल्दी मतलब होता है कि आसपास के लोग, जैसे लेट से आप स्कूल जाते हैं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप, लेट से आप लोग स्कूल जाते हैं, अब स्कूल में आपके साथ अच्छा व्यवहार ना हो, या स्कूल में आपको एनवायरनमेंट अच्छा ना मिले, कि आप ढंग से पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। सेम गोज़ विद द बिजनेसमैन, या फिर सेम गोज़ विद द एम्प्लॉयज़। अगर कोई एम्प्लॉय कहीं जाके काम कर रहा है और उसके साथ अच्छा व्यवहार हो ही नहीं रहा है, लोग उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर। तो एक हेल्दी वर्क कंडीशन होना चाहिए। सर जन्नत समझ में आ गया सर, कसम से सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। बिल्कुल, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंस और नेचर दोनों को एक बार में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस एंड नेचर, चैप्टर का नाम ही यही है, सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स मैनेजमेंट। सर आप उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप ये वीडियो एक दिन बाद देख रहे हो, मतलब वीडियो अपलोड होने के बाद, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली वीडियो आ रही होगी। कौन सी वाली वीडियो? इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट वाली वीडियो, यानी मैंने बना के अपलोड कर दिया, क्लिक करके देख लो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।